नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम का जो सर्दियों के टाइम में बहुत ही कॉमन है, लेकिन लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, जिसे हम मॉडर्न में चिलब्लेन्स के नाम से जानते हैं, और मेडिकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको परनियो कहा जाता है। कॉमनली ये हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में, कान के पीछे, कान के किनारे या फिर नाक पर होता है। इसमें लालपन, सूजन, जलन, खुजली, दर्द और कभी कभी छाले या फिर घाव भी बन जाते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो आज हम क्या क्या जानेंगे और किस किस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आएगा चिलब्लेन्स है क्या, फिर हम बात करेंगे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसका कारण क्या होता है, इसमें कौन सा दोष बिगड़ता है, इसका कंप्लीट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कुछ घरेलू उपाय जो आप घर में कर सकते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे पथ्य अपत्य की, यानी कि क्या खाना है और क्या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर चिलब्लेन्स को टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो ये बार बार बॉडी में होने लगता है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, चिलब्लेन्स होता क्या है, इसको हम मॉडर्न व्यू में कैसे देखते हैं। तो चिलब्लेन्स एक कोल्ड इंड्यूस्ड वैस्कुलर डिसऑर्डर है। जब हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो हमारी स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो पतली हो जाती हैं, यानी कि नैरो हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जब हम गर्म एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमारी जो वेसल्स जो नैरो हो रखी हैं वो बहुत ही फास्टली डायलेट होने लगती हैं। इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होता है और स्किन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इसलिए उंगलियों का लाल होना, सूजन होना, जलन होना या फिर दर्द होना, और कभी कभी छाले भी पड़ जाते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जो ज़्यादा पानी में काम करते हैं, ज़्यादा ठंड में रहते हैं, या उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो, वो वीक हो, या फिर एनीमिक पेशेंट में या हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट हैं उनमें ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चिलब्लेन्स क्या है, तो आयुर्वेद में दोस्तों चिलब्लेन्स का एक कोई स्पेसिफिक नामकरण नहीं किया गया है, बट इसको एज अ दोष दुष्टि माना गया है, यानी कि दोष की दुष्टि होने से बॉडी में तब ये दिक्कत शुरू होती है। अब बात करें इसमें कौन से जो प्रमुख दोष हैं जिनकी दुष्टि होती है, तो ये दोस्तों एक वात और कफ प्रधान व्याधि है, यानी कि वात और कफ के बॉडी में बढ़ जाने से ये दिक्कतें शुरू होती है। अब बात करें हम पैथोजेनेसिस की, यानी कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग संप्राप्ति, जिसे हम आसान भाषा में अगर बताएं तो ये शरीर में होता कैसे है, स्टार्टिंग से पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर देन ये सिचुएशन कब आती है। तो सबसे पहले ठंडी हवा और नमी, ये हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको वीक कर देती है। देन वात दोष की वृद्धि हो जाती है बॉडी में। वात दोष जब शरीर में बढ़ेगा उसके बाद बॉडी में रूक्षता यानी कि ड्राइनेस, शूल यानी कि पेन और जलन होना शुरू होता है। देन उसके बाद कफ दोष की वृद्धि होती है, कफ दोष बॉडी में बढ़ने लगता है। देन वात दोष के बढ़ने से रूक्षता आई, शूल हुआ, जलन हुआ, उसके बाद कफ की वृद्धि शरीर में होने लगती है। अब कफ के अगर गुणों की बात करूं तो कफ के गुणों में क्या होता है, हैवीनेस यानी कि गुरुता, भारीपन, सूजन, और कोल्डनेस यानी कि शीत बॉडी में बढ़ने लगता है, ठंड बढ़ने लगती है। और इन दोनों दोषों के बढ़ने से रक्त धातु जो हमारे शरीर में है उसकी दुष्टि होने लगती है। इसीलिए चिलब्लेन्स में लालपन यानी कि रेडनेस, जिसको हम बात करें जो हमने अभी बताया रक्त दुष्टि का, तो रक्त दुष्टि जो है वो लालपन को, रेडनेस को देखने से ही पता लग जाती है कि शरीर में रक्त की दुष्टि हो रही है। उसके बाद दूसरा सिम्टम मैंने आपको बताया सूजन, तो अगर सूजन है तो शरीर में कफ की वृद्धि हो चुकी है, कफ बढ़ चुका है। देन
जलन और दर्द, ये सिम्टम होता है वात का। यहाँ पर एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट भी आता है दोस्तों कि शीत गुण से वात और कफ प्रकोप शरीर में होने लगता है। यानी कि जब जब बॉडी में ठंड बढ़ेगी, अगर हम आसान भाषा में इसको सॉल्व करें और बताएं, तो जब जब बॉडी में शीतता आएगी तो वात और कफ दोष शरीर में बढ़ेंगे। अब बात करें लक्षणों की आयुर्वेद के अनुसार इनके सिम्टम्स। तो सबसे पहले इसमें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, उंगलियों का लाल हो जाना या नीला पड़ जाना, सूजन, जलन या चुभन, खुजली, इचिंग होगी, कभी कभी स्किन में पानी भरे हुए छाले, और ज़्यादा ही सीवर केसेस अगर हो गए हैं तो उनमें घाव भी देखने को मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की कि कैसे इसका चिकित्सा सिद्धांत बताया गया है। तो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के 4 प्रिंसिपल होते हैं दोस्तों। सबसे पहले वात और कफ दोष का शमन यानी कि उसको साम्य अवस्था में, जो वो बढ़ रखा है बॉडी में, उसको डिक्रीज करना है। देन रक्त का शोधन यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो स्त्रोतस के खुलने की, यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन है जो कम हो गया, जो इम्प्रॉपर हो गया है, उसको सुचारू रूप से स्टार्ट करने की। उसके बाद त्वचा का पोषण यानी कि स्किन को न्यूट्रिशन। ये इसके 4 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। अब बात करें इसमें बाह्य चिकित्सा की, यानी कि एक्सटर्नल आप क्या क्या इस कंडीशन में कर सकते हैं शरीर में। तो सबसे पहले बात आती है अभ्यंग यानी कि ऑयल मसाज की। तो ऑयल मसाज में आप तिल का तेल, निर्गुंडी का तेल, महानारायण तेल या और भी कोई वात और कफ का शमन करने वाले मेडिकेटेड ऑयल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसको अगर यूज़ करने के बारे में बात करें तो इसको हल्का गुनगुना कर लेना है, और कम से कम दिन में 2 बार आप जिन जगहों पे ये दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे इसकी हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं दोस्तों। अब ये जो मैंने आपको अभ्यंग के बारे में बताया, ऑयल मसाज के बारे में बताया, इससे होगा क्या दोस्तों? ये बॉडी में बढ़े हुए वात दोष को शांत करेगा। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है उसको ये सुचारू रूप से चलाएगा, और सबसे आखिरी में दर्द और जलन को बहुत हद तक कम करेगा। अब दूसरे पॉइंट में हम बात करें अभ्यंग के बाद, लेपन चिकित्सा बता रखी है दोस्तों। लेपन यानी कि पेस्ट एप्लीकेशन। तो अब पेस्ट आप किस चीज़ का बनाएंगे? देखिए, 2 ऐसी कॉमन चीज़ हैं जो हर घर में अवेलेबल रहती हैं। वो क्या है? हल्दी और सरसों का तेल, या फिर एक दारू हरिद्रा आती है दोस्तों, और एक हरिद्रा जो हल्दी होती है प्लस सरसों का तेल, या सरसों के तेल की जगह आप तिल का तेल का सेवन भी कर सकते हैं। अब इसको लगाने का तरीका क्या है दोस्तों? इसको आपने पेस्ट को उंगलियों में अप्लाई करा, उसके बाद आप कॉटन लगा के ग्लव्स पहन लीजिए। अब अभ्यंग और पेस्ट एप्लीकेशन के बाद तीसरा पॉइंट आता है स्वेदन यानी कि गरम सेक। तो आप इसको घर में कैसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ ये होम रेमेडीज़ हैं। इन चीज़ों को आप घर में, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं सब लोगों के घर में अवेलेबल रहती हैं। तो बात करें हम स्वेदन की, तो आपने क्या करना है, हल्के गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल के 5 से 10 मिनट तक अपने हाथ पैर आप सेक सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि जो पानी है वो मैंने हल्का गर्म बताया है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही सीवर, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, वैसा पानी आप यूज़ करें, ऐसा नहीं करना है। अब बात करते हैं दोस्तों औषधि चिकित्सा की, यानी कि इन दिक्कतों में, इन प्रॉब्लम्स में आप मेडिकेशन क्या फॉलो कर सकते हैं। तो मेडिकेशन में मैं आपको, जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, कि कोई भी आप मेडिसिन लेते हो तो बिना चिकित्सीय परामर्श से आप ना लें। किसी भी डॉक्टर की सलाह से आप कोई भी मेडिसिन का सेवन करें। तो चिलब्लेंस में मेडिसिन की अगर बात करें जो कि आयुर्वेदिक, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है कैशोर गुग्गुल का, जिसका काम होता है दोस्तों रक्त शोधन यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई करना, और बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करता है।
इसकी अगर डोज की बात करें तो 1 से 2 टैबलेट्स आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम। देन दूसरी मेडिसिन जो इसमें देने लायक है वो है महामंजिष्ठादि क्वाथ। तो महामंजिष्ठादि क्वाथ का अगर फंक्शन की मैं बात करूँ, ये किस चीज़ में काम करता है, तो ये भी दोस्तों रक्त दुष्टि में और कोई भी स्किन डिसऑर्डर में इसका बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। इसको सेवन करने की अगर बात करूं तो इसको लेना कैसे है, 4 चम्मच यानी कि 20 ml इसके ही इक्विवेलेंट पानी के साथ, यानी कि आपने 20 ml अगर दवाई ले रखी है, आपने 20 ml महामंजिष्ठादि क्वाथ ले रखा है, तो 20 ml आप पानी इसके साथ लेंगे। तीसरी मेडिसिन की हम बात करें चिलब्लेंस में तो वो आती है त्रिफला गुग्गुल। तो त्रिफला गुग्गुल यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वो किस चीज़ में काम करेगा, तो ये हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको बढ़िया बनाए रखता है। और चौथी अगर मेडिसिन की बात करें त्रिफला गुग्गुल के बाद, तब आती है अश्वगंधा चूर्ण। तो अश्वगंधा चिलब्लेंस में कैसे काम करेगी दोस्तों, अश्वगंधा का एक फंक्शन है वात का शमन करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें वात और कफ की दुष्टि होती है, तो वात को ही ये सप्रेस कर देगा, तो ये रोग बहुत हद तक कम हो जाता है। तो अब बात करें पथ्य अपथ्य की, यानी कि आपने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो खाने में आप दोस्तों गरम, जिसे हम उष्ण भी कहते हैं, ऐसा खाना, ताज़ा भोजन, लहसुन अदरक का सेवन, घी, तिल और गर्म दूध का आप सेवन कर सकते हैं दोस्तों। वहीं हम बात करें क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसमें आता है दही, रूखा भोजन, यानी कि जो हमारी बॉडी में रूक्षता लाए, ड्राइनेस लाए, ऐसा कोई भी आहार आप ना लें। ठंडा पानी और आइसक्रीम जैसी पदार्थों का भी यूज़ आप ना करें। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी कॉमन लाइफस्टाइल की, तो उसके लिए हम क्या क्या एडवाइस फॉलो कर सकते हैं। तो ठंड का मौसम है, इसमें हाथ पैर हमेशा ढके रखें। कॉटन ग्लव्स आप पहन सकते हैं दोस्तों। गीले हाथ ठंड में ना रखें और अचानक ठंड से गर्मी में ना आए। तो फ्रेंड्स, चिलब्लेंस कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये हर साल रिपीट हो सकती है, और ध्यान दीजिएगा स्किन को भी ये बहुत हद तक डैमेज कर देती है। यहाँ पर आयुर्वेद इसका सिम्टोमेटिक इलाज नहीं, बल्कि इसका जो रूट कॉज है उसका इलाज करता है। तो ये चीज़ आप खुद समझ सकते हैं कि किसी भी डिजीज़ में आपको उसके रूट कॉज में काम करना है या फिर उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। हो सकता है बहुत से लोगों ने चिलब्लेंस के बारे में आज पहली बार सुना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो हमारी ये वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिलब्लेंस के बारे में, इस डिसऑर्डर के बारे में जागरूक करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, आयुर्वेद से जुड़े रहें।